मेरी एक बहन थी, वह बहुत खूबसूरत थी। उसकी शादी बहुत अमीर घर में हुई थी। मेरे जीजू सरकारी नौकरी में थे। शादी के कुछ महीनों बाद मेरी बहन प्रेग्नेंट हो गई। मेरे जीजू ने यह खुशखबरी मुझे फ़ोन पर बताई। मैं बहुत खुश हुई और मैंने अपने मम्मी पापा को भी यह खुशखबरी बताई। वह भी बहुत खुश हुए। कुछ महीनों बाद डिलीवरी का दिन नज़दीक आ गया। तब मेरे जीजू ने मुझे अपने घर कुछ दिनों के लिए बुला लिया और मैं वहां अपने पापा के साथ पहुंच गई, क्योंकि मेरी बहन को डॉक्टर ने काम करने के लिए मना कर दिया था। हम सब लोग बैठकर बहुत सारी बातें करने लगे। तब बरसात के दिन थे। फिर धीरे धीरे रात होने लगी। सभी लोग सोने की तैयारी करने लगे। एक कमरे में मेरी बहन और मैं, दूसरे कमरे में मेरे पापा और मेरे जीजू सो गए। अगले दिन मेरे पापा बहन से मिलकर चले गए। अब मैं घर के सारे काम करने लगी। मेरे जीजू सुबह ऑफिस चले जाते थे और शाम को आते थे। घर पर मैं और मेरी बहन सारे दिन बहुत सारी बातें करते रहते थे। इस घर में 2 बेडरूम और एक किचन रूम था। मेरी बहन बिस्तर पर आराम करती रहती थी। एक दिन मैं जब किचन में खाना बना रही थी, तब मेरे जीजू ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि मैं बहुत दिनों से प्यासा हूं, मेरी प्यास बुझा दो। इतना कहकर मुझे चिपक गए। मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं सकी। इतने में मेरी बहन ने मुझे दवा देने के लिए आवाज लगाई और मैंने अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भाग आई। मैं दूसरे कमरे में जाकर बैठ गई और सोचने लगी कि यह क्या हो गया। उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अचानक उस समय मेरी बहन को डिलीवरी का दर्द शुरू हो गया। फिर मेरी बहन को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। इधर मैं कमरे में अकेली थी। कुछ समय बाद जीजू का फोन आया और कहने लगे कि तुम मौसी बन गई हो। मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई। कुछ समय बाद टिफिन लेने जीजू हॉस्पिटल से घर वापस आ गए और मुझे टिफिन तैयार करने के लिए कहने लगे। मैं किचन में खाना पैक करने के लिए पहुंची और जीजू खाना लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए। मकान के नीचे दीदी के देवर और सास रहते थे। दीदी की सास अधिकतर नीचे ही रहती थी, क्योंकि उनके पैरों में दर्द रहता था, इसलिए भी ऊपर नहीं आती थी। लेकिन अगर मैं सामने रहती तो आसपास के लड़के और दीदी का देवर मुझे देखते रहते थे। लड़के मुझे करने की जुगाड़ में रहते थे, पर मैं किसी को ज्यादा भाव नहीं देती थी और दीदी को भी यह सब पसंद नहीं था। मेरी दीदी कहती है कि आजकल के लड़के बस उसके प्यासे होते हैं। मेरी दीदी कहती है कि अगर किसी लड़के ने गुंजन को पटा लिया तो उसे छोड़ेगा नहीं। मेरे जीजू घर आए और बोले, साली साहिबा, अब तुम मौसी बन गई हो, तुम्हारी दीदी को बेटी हुई है। मैंने भी जीजू को बधाई दिया और मैं किचन में चली गई। जीजू पीछे से आकर मेरे गुब्बारे को दबाने लगे और धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे की ओर ले जाने लगे, जहां मेरी छोटी सी चूहिया रहती थी। मैंने मना किया तो गर्दन पर किस करने लगे और बोले, साली साहिबा, मेरा करने का बहुत मन कर रहा है। 6 महीने से मुझे नहीं मिली है। तुम्हारी दीदी ने हाथ भी लगाने नहीं दिया, इसलिए अब मना मत करो। मैंने कहा, जीजू नहीं, मुझे छोड़ो, मैं अभी छोटी हूँ, उस लायक नहीं हुई हूँ। जीजू बोलने लगे, नहीं गुंजन, तुम तो बहुत सेक्सी दिखती हो। उस समय मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। मेरे पूरे शरीर में गुदगुदी सी चलने लगी और बेचारी मेरी चूहियां गीली हो गई। फिर मैंने अपने आप को छुड़ाया और बाथरूम में नहाने के लिए भाग गई। तभी जीजू आए और बाथरूम का दरवाज़ा खोलने के लिए कहने लगे, लेकिन मैं नहीं बोली और ना ही दरवाज़ा खोली। जब मैं नहाकर बाहर आई तब जीजू हंसने लगे। तभी दीदी का फोन आ गया कि खाना लेकर जल्दी से आ जाओ। फिर मैंने जल्दी से खाना बनाया और जीजू को टिफिन पैक करके दे दिया और जीजू खाना लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए। फिर मैं सो गई। शाम को जीजू अस्पताल से घर आए और बताया कि अभी नर्स ने 2-3 दिन तुम्हारी दीदी को भर्ती रहने के लिए कहा है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा कमजोरी और दर्द है, इसलिए अभी हॉस्पिटल से उनकी छुट्टी नहीं कर सकते। जीजू कहने लगे, गुंजन चाय बना दो। मैंने चाय बनाई और हम दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे और जीजू बातें भी करते जा रहे थे। बातों बातों में जीजू ने मुझे बताया कि कल तुम्हारी दीदी के साथ शादी को 2 साल हो जाएंगे। तभी मुझे याद आया, अरे हाँ जीजू, कल तो आपकी शादी की सालगिरह है। मैं तो भूल ही गई थी। लेकिन जीजू थोड़ा उदास हो गए।
क्योंकि दीदी अस्पताल में थी। मैं बोली कोई बात नहीं जीजू, कल दीदी से मिलने चलेंगे। अगले दिन मैं जीजू के साथ दीदी से मिलने अस्पताल गई तो दीदी मुस्कुरा रही थी। जीजू ने हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी कहकर दीदी के माथे पर किस कर दिया। जीजू कहने लगे जान, अगर तुम घर पर होती तो पार्टी करते और खूब एंजॉय करते। तो दीदी मजाक से बोली मैं घर पर नहीं हूं तो क्या हुआ, आधी घरवाली तो है ना घर पर। दीदी बोली कोई बात नहीं, जब मैं घर आ जाऊंगी तब हम बाद में कर लेंगे। जीजू अपनी बेटी को गोदी में उठाकर खिलाने लगे और बोले देखो गुंजन, तुम्हारी दीदी ने शादी की सालगिरह पर मुझे कितना बड़ा गिफ्ट दिया है। गुंजन आज तुम मेरी शादी की सालगिरह पर क्या गिफ्ट दोगी। और मेरी चूहियां की तरफ देखकर हंसने लगे। मेरी आंखें शर्म से नीचे झुक गई और मैं शर्मिंदा हो गई। मैं जीजू के इरादे समझ गई थी, उनका इशारा मेरी लेने के लिए था। वह मुझे करना चाहते थे। शाम को मैं और जीजू घर आ गए। जीजू के यहाँ रुकना मेरी मजबूरी बन गई थी, क्योंकि वहाँ काम करने वाला कोई नहीं था। जब मैं रसोई में खाना बनाने गई तब जीजू ने आकर पकड़ लिया और फिर गर्दन पर किस करने लगे। मैंने जीजू को हटाया तो जीजू बोले गुंजन आज मुझे मत रोको। इतना कहकर उन्होंने मुझे पलटा दिए और अपने गले से लगाकर चिपक गए और हम दोनों 1 मिनट तक ऐसे ही एक दूसरे से चिपके खड़े रहे। फिर जीजू ने अपने होंठ मेरे होंठ पर रख दिए। मेरा शरीर इतना ढीला हो गया और इतना नाजुक हो गया कि मैं कुछ बोल नहीं सकी और अपनी आंख बंद करके खड़ी हो गई। जीजू मेरे शरीर को किस करने लगे, मुझे भी रहा नहीं गया और मैं भी जीजू से चिपक गई। हम दोनों कुछ देर बाद अलग हुए। मेरी आंखों में देखते हुए जीजू बोले जान आज मेरी शादी की दूसरी सालगिरह है, तुम्हारी दीदी नहीं है तो क्या हुआ, तुम तो हो, मैं तुम्हारे साथ इसे यादगार बनाना चाहता हूँ। आज रात को तुम तैयार रहना, चलो अब तैयार हो जाओ। मैं शर्म से सिर नीचे कर लिया। जीजू बोले गुंजन जल्दी से खाना बना लो, मैं तुम्हारी दीदी को दे आऊं। मैंने जल्दी से खाना बनाया, हम दोनों ने साथ बैठकर खाया और पैक करके जीजू को दे दिया। वह अस्पताल से दीदी को देने चले गए। दीदी के लिए खाना घर से ही जाता था। मैं कमरे में अकेली बैठकर सोचने लगी और यह फैसला लिया कि मुझे दीदी को सब कुछ बता देना चाहिए। मैंने अपना मोबाइल हाथ में लिया लेकिन मेरी दीदी को बताने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने सोचा दीदी मेरे बारे में क्या सोचेगी। जीजू अस्पताल से वापस आए तो मुझे उनसे डर लगने लगा। उनके साथ एक आदमी भी आया था। जीजू उसको कमरा सजाने के लिए साथ लेकर आए थे। वह हमारे लिए कमरा सजाने लगा। उस रात घर पर कोई नहीं था। दीदी की सास और दीदी के देवर अस्पताल में दीदी के साथ रुके हुए थे। जीजू बोले जान अब तुम भी तैयार हो जाओ। उन्होंने मुझे दीदी की शादी का लहंगा और गहने सब दे दिए थे। मैं तैयार नहीं हो रही थी लेकिन जीजू ने मुझे जबरदस्ती तैयार करवा लिया। जीजू ने मेरी नहाते समय की फोटो दिखाई और कहने लगे तुम तैयार नहीं हुई तो मैं यह फोटो सबको दिखा दूंगा। जीजू ने कब मेरी फोटो खींच ली मुझे पता ही नहीं चला। मैं डर के मारे कांपने लगी और सोचने लगी कि अगर यह फोटो जीजू ने लोगों को दिखा दिया तो मेरा क्या होगा। मैं मजबूर होकर थोड़ी देर में तैयार हो गई। वह आदमी भी कमरा सजाकर जा चुका था। जीजू ने मुझे गोदी में उठाकर कमरे में ले गए और बिस्तर पर बैठा दिया। पूरे कमरे में गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही थी। जीजू कहने लगे गुंजन तुम किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आज मेरी ही सुहागरात हो। जीजू खुद भी तैयार होने चले गए। कुछ देर बाद जीजू आए और बोले गुंजन तुम बिल्कुल दुल्हन लग रही हो। अब जीजू मेरे पास आए और मेरा घूंघट उठाकर मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। मैं शर्मसार होने लगी और जीजू से कहने लगी यह सब करना अच्छा नहीं है। लेकिन जीजू ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझसे लिपट गए। कुछ देर बाद मैं अलग हुई। फिर जीजू मेरे कान को किस करने लगे, मेरे ब्लाउज की डोरी खींचने लगे। जीजू एक एक करके मेरे गहने उतारने लगे और किस करते जाते थे। मैं उत्तेजित होती जा रही थी। मुझे कुछ कुछ होने लगा था। उसके बाद तो जीजू ने मेरे साथ वह सब किया जो एक
पति पत्नी करते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी ही सुहागरात है। उस रात जीजू ने मुझे अपनी पत्नी की तरह इस्तेमाल किया। सुबह मेरी हालत खराब हो गई, मुझे चलते नहीं बन रहा था। फिर मेरी दीदी हॉस्पिटल से घर वापस आ गई। जीजू ने मुझे ऊपर वाले कमरे में रहने के लिए कह दिए। मैं वहां 1 सप्ताह तक रही और 1 सप्ताह में मेरी पता नहीं कितनी बार जमकर हुई। फिर मम्मी ने दीदी को फोन करके बोला कि अब गुंजन को घर भेज दो। दूसरे दिन मुझे जीजू ने अपने घर छोड़ दिए। मैंने घर में आकर बहुत सोचा और मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत गलत काम किया है। अगर मैं अपनी दीदी को यह सब बात बता देती तो शायद मेरे साथ में ऐसा नहीं होता। मैं अपनी अन्य बहनों से रिक्वेस्ट करती हूं कि अगर आपके साथ में यह कंडीशन आए तो प्लीज आप ऐसा मत करिएगा। अगर आपके साथ में कोई यह काम करने के लिए कहता है तो आप अपने घर वालों को जरूर बताइएगा। मैं तो बहुत बुरी तरह फंस चुकी थी, इसलिए मेरे साथ में यह सब कुछ हुआ। लेकिन आप ऐसा कभी मत करना। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली नई कहानी के साथ।